नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपके साथ में जुड़ा हूं अपनी जनरल एग्रीकल्चर की जो सीरीज़ चल रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग डेली की डेली क्लासेस देख रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। पार्ट 1 हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। जो भी बच्चे जिसको डेली क्लासेस देख रहे हैं उनको पता है कि पार्ट 1 हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। साथियों, अ, अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कृषि से संबंधित किन्हीं भी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में आप लोग संपर्क कर सकते हैं। नीचे नीचे यहाँ पर एक पीली पट्टी चल रही है जिसमें हमारे संस्था के बारे में जानकारी दी गई है। उसमें फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। आप लोग उसमें संपर्क करके किसी भी टाइम हमसे बात कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब देंगे। साथियों, जनरल एग्रीकल्चर पार्ट 2 शुरू करेंगे हम लोग। शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एग्रीकल्चर। हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का प्राचीन इतिहास। इतिहास हमको बहुत सारी सीख देता है। इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, आपको पता होगा। इतिहास से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे इतिहास में पुराने टाइम में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका क्या कारण है, हमको उससे क्या सीखना चाहिए, कौन कौन सी गलतियाँ पहले हुई थी, कौन कौन सी गलतियाँ पहले हो चुकी है और कौन कौन सी गलतियाँ अब हम लोग उसको नहीं दोहराने के लिए क्या क्या करेंगे, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो आपको पता है कि जनरल एग्रीकल्चर पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एग्रीकल्चर यानी कि प्राचीन कृषि का इतिहास। साथियों, प्राचीन कृषि का इतिहास पढ़ाने से पहले मैं आपको दो टर्मिनोलॉजी के बारे में क्लियर कर दूं। दो शब्दावलियां आपको बार बार परेशान करेगी। एक होती है BC और एक होती है AD। BC और AD, इस BC को हम लोग बोल देते हैं बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। और AD को हम लोग बोल देते हैं एनो डोमिनी। आप लोग इसको समझ लीजिए, बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा ईसा मसीह। आपको पता है क्रिश्चियन के ये गुरु हैं ईसा मसीह। के जन्म से ये जो रेखा है ये है ईसा मसीह का जन्म। मान के चलिए कि इस रेखा में ये जो डिवाइडेशन है यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो BC का मतलब होता है कि जन्म से पहले। जन्म से पहले, जो जन्म से पहले का समय होगा उसको हम लोग कहेंगे बिफोर क्राइस्ट। क्या कहेंगे? बिफोर क्राइस्ट। और AD मतलब कि जन्म के बाद। जन्म के बाद। ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होगा उसको हम लोग बोलेंगे AD। यानी कि बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के जो पहले वर्ष रहेंगे उसको बोलेंगे BC, और ईसा मसीह के जन्म के जो बाद के वर्ष होंगे उसको हम लोग बोलेंगे AD, एनो डोमिनी। ठीक है, चलिए, अब ये चीज क्लियर हो गई है तो अब हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, आपको एक टेबल दिख रही होगी। टेबल में ये ईयर्स अगो और ये इवेंट मतलब कि कितने साल पहले, और इवेंट मतलब कौन सी घटना हुई। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 10,000 BC। 10,000 BC का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के 10,000 साल पहले। ईसा मसीह के जन्म के 10,000 साल पहले क्या हुआ था? तो डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स फॉर हंटिंग। डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स फॉर हंटिंग यानी कि शिकार के लिए कुत्तों का पालन किया गया। शिकार, हिंदी वाले जो भी बच्चे हैं वो मेरे साथ में दोहराते जाएंगे, अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। इंग्लिश का तो लिखा ही है, हिंदी में आप लोग देखते जाएंगे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स फॉर हंटिंग यानी कि शिकार के लिए कुत्तों का पालन किया गया।
सबसे पहले किस पशु का पालन किया गया? तो कुत्तों का। वो किस उद्देश्य के लिए? हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए। मनुष्य को जब लगा कि मनुष्य थोड़ा कुल मिला के ये कि आलसी होने लगा तो उसने कुत्तों का इस्तेमाल किया हंटिंग के लिए, अपनी भोजन की पूर्ति करने के लिए उसने कुत्तों का इस्तेमाल किया, कुत्तों का पालन किया गया। कुत्ता आपको पता है कि एक वफादार जानवर होता है, ठीक है? तो उसका इस्तेमाल किया गया इंसानों के द्वारा हंटिंग करने के लिए, यानी कि शिकार करने के लिए। तो कितने साल पहले? 10,000 साल पहले। उसके बाद क्या हुआ? 8,700 बीसी, 8,700 साल पहले, जन्म के 8,700 साल पहले क्या हुआ? डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप, यानी कि भेड़ का पालन किया गया। भेड़ का पालन किया गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप। अब अब यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं, एक कुत्ते का भी पालन किया गया और भेड़ का भी पालन किया गया। अब ये दो दो चीज पढ़ना क्यों अनिवार्य है? ऐसा इसलिए अनिवार्य है क्योंकि कुत्ता एक सामान्य पशु है। कुत्ता एक सामान्य पशु या जानवर है, लेकिन जो भेड़ है, ये भेड़ जो है वो हमारे एग्रीकल्चर में इकोनॉमिकल बेनिफिट वाला पशु है। इकोनॉमिकल बेनिफिट वाला, यानी कि इस भेड़ के पालन से हमको आर्थिक आय होगी। कुत्ते के पालन से हमको आर्थिक आय नहीं हो रही थी, लेकिन के लिए आर्थिक आय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किस पशु का पालन किया गया? तो भेड़ का। हमारे एग्रीकल्चर में जो भी कृषि के विद्यार्थी हैं, आपको पता होगा कि हमारे एग्रीकल्चर में जो 4-5 पशु है जिनसे हमको आर्थिक आय मिलती है, वो है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और मुर्गी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और मुर्गी, ये ऐसे पशु हैं जिनसे कि हमको आर्थिक आय मिलती है। इनका पालन हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो अगर इनमें भी हम लोगों ने किन पशु का सबसे पालन किया गया था? तो भेड़ का पालन सबसे पहले किया गया था। तो यहाँ पर दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहले सामान्य जानवरों की बात करें तो किसको पालन किया गया? कुत्ते का। कितने साल पहले? 10,000 साल पहले। लेकिन अगर आर्थिक आर्थिक लाभ के लिए, आर्थिक फायदे के लिए, पैसा कमाने के लिए सबसे पहले किस पशु का पालन किया गया? तो भेड़ का पालन किया गया। कितने साल पहले? 8,700 साल पहले। उसके बाद क्या हुआ? 7,500 बीसी, 7,500 बीसी, यानी कि 7,500 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 7,500 साल पहले क्या हुआ था? कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले। हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो गेहूं और जौ की खेती की शुरुआत की, गेहूं और जौ की खेती की शुरुआत की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि सबसे पहले कृषि में सबसे पहले किन फसलों की कल्टीवेशन या खेती शुरू की गई? तो गेहूं और जौ, व्हीट और बार्ले का कल्टीवेशन सबसे पहले शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो 7,500 बीसी, 7,500 साल पहले। किन फसलों का? गेहूं और जौ, व्हीट एंड बार्ले। आप लोग जितने भी ऑनलाइन में इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, मेरे साथ ही आप लोग याद करते जाइए। घर पर जाके जब ये वीडियो ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आप लोग को घर जाके सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है? कॉपी बंद करिए और रिवीजन करिए कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है? एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय है जिसमें मैक्सिमम चीजें याद करने वाली है, उसमें कुछ चीजें समझने वाली भी है। जो चीज समझने वाली होगी मैं आपको बताते जाऊंगा, लेकिन याद करने का जो है वो मैं आपको क्लास में याद करवाऊंगा और उसको घर जाके आपको रिवीजन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या हुआ? 3400 साल पहले, 3400 बीसी, यानी कि 3400 साल पहले क्या हुआ? 3400 साल पहले क्या हुआ? व्हील वॉस इन्वेंटेड, व्हील वॉस इन्वेंटेड, यानी कि पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, पहिया, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार हुआ। अब ये पहिए का आविष्कार क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपको पता है कि पुराने समय में मनुष्य जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करता था? या तो चल के जाता था, ठीक है, या तो दौड़ के जाता था। यही ट्रांसपोर्टेशन का था
जरिया या मीडियम। लेकिन जब इंसान को पता चला कि ये पहिया जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए सहायता कर सकता है, तो फिर किसका निर्माण किया गया? पहिए का विकास किया गया। आपको पता है पुराने जमाने में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये मोटर गाड़ी, ये ट्रक, ये टेम्पो, ये एरोप्लेन, ये हवाई जहाज नहीं होते थे। पहले क्या होते थे? बैलगाड़ी होती थी। ऐसी गाड़ी जिसको कि बैलों के द्वारा खींचा जाता था, और उसमें मेनली क्या लगे थे? पहिए लगे थे। अगर पहिए ही नहीं हो गए तो बैलगाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? तो पहिए का विकास बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि पहले के ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन के लिए आज के समय के जो हमारे व्हीकल है वो नहीं थे। इसीलिए पहिए का विकास किया गया। कितने साल पहले? 3400 साल पहले। उसके बाद क्या हुआ? 2900 साल पहले क्या हुआ? 2900 बीसी, यानी कि 2900 साल पहले क्या हुआ? प्लाऊ वॉस इन्वेंटेड। प्लाऊ वॉस इन्वेंटेड। प्लाऊ वॉस इन्वेंटेड। प्लाऊ का मतलब होता है हल। हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी वाले, हल का आविष्कार। हल का आविष्कार। इस हल का आविष्कार करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको पता है कि हमारे खेती में जुताई, गुड़ाई या अन्य जितने भी प्रकार के ऑपरेशन करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? हल की जरूरत पड़ती है। तो जब पहिए का आविष्कार हो गया, फिर हम लोगों ने बोला कि खेती, अब खेती के लिए या तो इंसान अपने हाथों का उपयोग करे, लेकिन वो मुश्किल होता था, इसीलिए किसका इस्तेमाल किया गया? हल का इस्तेमाल किया गया। और हल को चलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? बैलों का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? बैलों का इस्तेमाल किया गया। तो ये क्रम में चल रहा है। देखिए, पहले पहिए का आविष्कार हुआ, फिर हल का आविष्कार हुआ। ये सब जो है वो एक 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 क्रम में चल रहा है, एक क्रम में चल रहा है। धीरे धीरे मानव जो है वो सभ्यता की तरफ बढ़ रहा है, सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद में क्या होता है कि 900 से 1000 एडी। अब देखिए, बीसी का काम खत्म हो गया, यानी कि जन्म से पूर्व। अब हम लोग पढ़ेंगे ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या हुआ। तो ईसा मसीह के जन्म के 900 से 1000 साल बाद, ए डी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के 900 से 1000 साल बाद क्या हुआ? ए टेक्स्ट बुक ऑन एग्रीकल्चर वॉज प्रिपेयर्ड बाय कश्यपा बाय द नेम कृषि सुक्ति। मतलब कि कश्यपा कश्यपा ने क्या किया? एक किताब लिखी एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर, और उसका नाम रखा गया कृषि सुक्ति। क्या रखा गया? कृषि सुक्ति। कश्यपा नाम के व्यक्ति ने एक बुक लिखी, पहली बुक लिखी थी, ये पहली बुक थी कृषि के ऊपर। उसका नाम क्या लिखा था? कृषि सुक्ति। उसके ऊपर, उसमें क्या लिखा था? कृषि के विभिन्न प्रकार के प्रिंसिपल लिखे थे, सिद्धांत लिखे थे, खेती कैसे की जानी चाहिए, क्या क्या मेथड इस्तेमाल होना चाहिए। एक प्रकार से एक शुरुआत इनिशिएट किया था किसने? कश्यपा ने। कब किया था? ईसा मसीह के जन्म के 900 से 1000 साल बाद, 900 से 1000 एडी। उसके बाद क्या हुआ था? 1845 एडी। ठीक है। अब ये जो हम लोग जो आजकल जो है वर्ष मनाते हैं, 2024, 2019, 2025, 2020, ये एक प्रकार से ये एडी ही चल रहा है, लेकिन हम लोग एडी नहीं लगाते हैं, उसको डायरेक्ट बोल देते हैं 2024 या 2020। तो अब हम लोग जो है बार बार एडी ना बोल के हम लोग सीधे वर्ष का नाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ष का नाम। क्या होता है? वर्ष 1845। ठीक है। अकरेंस ऑफ इरिश फेमाइन ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। देखिए, हुआ क्या था ना, आयरलैंड आपको पता है एक देश का नाम है। आयरलैंड एक देश है। आयरलैंड में क्या हुआ था कि आलू की फसल बहुत ज्यादा लगती थी। आलू की फसल वहां बहुत ज्यादा एरिया में लगती थी, प्रोडक्शन भी ज्यादा होता था आलू की फसल। लेकिन एक साल क्या हुआ था 1845 में, इस आलू की फसल में एक बहुत ही भयंकर बीमारी लग गई थी, जिसका कि नाम था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसको हिंदी में कहते हैं आलू का पछैती झुलसा। ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ ये याद कर रहे हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ था और कब हुआ था। तो आलू का पछेती झुलसा, इसके कारण क्या हुआ था कि आयरलैंड में एक अकाल पड़ा था, उसका नाम था इरिस फेमाइन। इरिस फेमाइन, इसको बोलते हैं हिंदी में आइरिस फेमाइन। आइरिश फेमाइन या आइरिस का अकाल। आइरिस का अकाल। फेमाइन मतलब अकाल, अकाल मतलब खत्म हो जाना।
इंपॉर्टेंट बात है, ये कहाँ पर आया था, तो ये याद कर लीजिए आप लोग, आयरलैंड में आया था। आयरलैंड में आया था। तो आयरलैंड नामक देश में इरिस फेमाइन अकाल पड़ा था। आयरिस का अकाल पड़ा था। किस में पड़ा था? आलू की फसल में। वहां पर उस आलू की फसल में कौन सी बीमारी आ गई थी? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का पछेती झुलसा आने की वजह से वहां पर आलू की जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसको हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले 10,000 साल पहले क्या हुआ था? हंटिंग के लिए कुत्ते का इस्तेमाल किया गया था। 8,700 साल पहले क्या हुआ था? भेड़ का पालन किया गया था। 7,500 साल पहले क्या हुआ था? गेहूं और जौ की खेती की शुरुआत हुई थी। 3,400 साल पहले क्या हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था। 2,900 साल पहले क्या हुआ था? हल का आविष्कार हुआ था। 900 से 900 से 1000 एडी में क्या हुआ था? कश्यपा द्वारा एक किताब लिखी गई थी, कृषि सूक्ति नाम की। वो लिखी गई थी कश्यपा द्वारा, टेक्स्ट बुक ऑन एग्रीकल्चर, 900 से 1000 एडी। और 1845 में क्या हुआ था? आयरलैंड में एक बहुत ही भीषण अकाल आया था जिसका कि नाम था इरिस फेमाइन या आयरिस का अकाल। कहाँ पर आया था? आयरलैंड में। किस फसल में आया था? पोटैटो या आलू की फसल में। कौन सी बीमारी लगी थी? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी कि आलू का पछैती झुलसा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एग्रीकल्चर, यानी कि प्राचीन कृषि का इतिहास। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक कृषि का इतिहास, यानी कि पुराने समय में जो हुआ सो हुआ। अभी आधुनिक समय में, यानी कि आज के समय से थोड़ा पहले के समय में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जो कि हमारे कृषि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उसी के आधार पे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से लेकर के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। चलिए, क्या हुआ था 1875 में? इंडियन मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसको कहते हैं आईएमडी। क्या कहते हैं? आईएमडी, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय मौसम विज्ञान। भारतीय मौसम विज्ञान। भारतीय मौसम विज्ञान, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना पुणे शहर में हुई थी। पुणे शहर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र एक राज्य है और पुणे क्या है? वहाँ का एक जिला है। महाराष्ट्र क्या है? राज्य है, और पुणे क्या है? जिला। तो आईएमडी की स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। देखिए, दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है इस्टाब्लिशमेंट, इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए भाई, इंपॉर्टेंट है, घुमाता है क्वेश्चन। इस्टाब्लिशमेंट। और एक होता है लोकेटेड, इसको हिंदी में कहते हैं स्थापना, और इसको कहते हैं स्थित। एक होता है स्थापना और एक होता है स्थित। देखिए, दोनों में क्या अंतर होता है? इस्टाब्लिशमेंट का मतलब होता है कि कोई सा भी संस्था को पहली बार सबसे पहले कहाँ पर खोला गया था। कोई सा भी संस्था को किस जगह पर सबसे पहले खोला गया था, वो होता है इस्टाब्लिशमेंट, यानी कि स्थापना कहाँ पर हुई थी। और लोकेटेड या स्थित का मतलब होता है कि वह संस्था अभी किस पोजीशन में है, अभी कौन सी लोकेशन पे है। कोई कोई सी संस्था ऐसी होती है जिसकी की स्थापना किसी और जगह पर, लेकिन क्या होता है, किसी कारणवश उसको वहां से उठा के किसी और जगह पर ले आते हैं। तो अगर जहां पर वो स्थापना हुई थी उसको बोलते हैं इस्टाब्लिशमेंट, वहां पर उसको सबसे पहले खोला गया था। लेकिन अगर उसको उठा करके हम लोग दूसरी जगह पर ले आए हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं लोकेटेड एट, स्थित होना, यानी कि अभी प्रेजेंट कंडीशन में वो कहाँ पर है, इसको हम लोग बोल देते हैं लोकेटेड। तो अगर आपको आईएमडी, इंडियन मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में यदि बात करें, तो ये स्थित कहाँ पर है? ये स्थित कहाँ पर है?
ये जो है वो पुणे पुणे के महाराष्ट्र में स्थित है, स्टैब्लिश्ड है, स्थापित है। लेकिन अगर आपसे पूछे कोई कि यह अभी स्थित कहाँ पर है, तो यह है न्यू दिल्ली नामक जगह पर यह स्थित है। आगे क्या हुआ था? वर्ष 1906, वर्ष 1906 में क्या हुआ था? एस्टैब्लिश्ड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को हम लोग हिंदी में कहते हैं वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान, वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये देहरादून में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? देहरादून में। तो आपको याद करना है कि वर्ष 1906 में क्या हुआ था? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून। देहरादून आपको पता है? नहीं पता है तो आप लोग लिख सकते हैं, देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। वन अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगला वर्ष है 1901। इसमें क्या हुआ था? अपॉइंटेड फर्स्ट इरिगेशन कमीशन। फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, हिंदी में इसको कहते हैं प्रथम, प्रथम सिंचाई आयोग। प्रथम कृषि, प्रथम सिंचाई आयोग। प्रथम कृषि सिंचाई आयोग बना था कब? 1901 में। इस इरिगेशन या सिंचाई आयोग का उद्देश्य यही था कि हमारे देश में सिंचाई की जितने भी रिसोर्सेस हैं उसके बारे में पता लगाना, क्या वो हमारे जो कृषि है उसके लिए सुइटेबल है, कौन सी मेथड किस फसल के लिए सुइटेबल है, किस फसल को कितना पानी लग रहा है, क्या उसके हिसाब से हमारे यहाँ विधि जो है वो अवेलेबल है भी या नहीं, फार्मर कौन सी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसान कोई सी गलत विधि का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में पूरी की पूरी सिंचाई के बारे में जो जांच पड़ताल करने का काम किसको सौंपा गया था? सिंचाई आयोग को। प्रथम सिंचाई आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1901 में। चलिए आगे है 1903। 1903 में क्या हुआ था? मॉडल विलेज या रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम वास लॉन्च्ड बाय डेनियल हैमिल्टन। मॉडल विलेज या रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, ये जो रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम क्या होती है? देखिए मॉडल, रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम को कहते हैं ग्रामीण पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण योजना, पुनर्निर्माण योजना, पुनर्निर्माण योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? डेमियल हैमिल्टन नाम के व्यक्ति द्वारा 1903 में मॉडल विलेज, मॉडल गांव कहते हैं, रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लाई गई थी। देखिए इसका मतलब क्या था? आपको पता है कि हमारे देश की जितनी भी आबादी लगभग लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आबादी गाँव में रहती है, और ये जो गाँव में आबादी रहती है ये गाँव से विस्थापित होकर शहर में जाने लगी। चूंकि हमारा जो देश है वो कृषि आधारित देश है, और आपको पता है कि कृषि का काम जो होता है वो गांव में ही होता है, खेतों में ही होता है, खेत अधिकतर गांव में है। तो अगर हमारे किसान, अगर हमारे भाई बंधु अगर शहर में विस्थापित हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए जो अन्न का उपज है वो उसकी संकट खड़ा हो जाएगा। इसके लिए क्या था कि हमारे ग्रामीण परिवेश को सुधारने की जरूरत पड़ रही थी। उसके लिए स्कीम लाई गई रूरल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कि हमारे हमारे जो हमारे गांव है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, मतलब कि वहाँ की लिटरेसी रेट को बढ़ाना, चाहे वो वुमेन की काम में भागीदारी बढ़ाना, बच्चों की शिक्षा को बढ़ाना, और हॉस्पिटल का निर्माण करना, जैसे और भी सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना। ठीक है, लिटरेसी रेट को बढ़ाना, जागरूकता बढ़ाना,
तो ये था हमारा रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, और इसी को हम लोग बोल देते हैं मॉडल विलेज, यानी कि मॉडल गांव। एक गांव का मॉडल बनाया गया था कि एक गांव का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, ये किसके द्वारा लाया गया था? डेनियल हैमिल्टन के द्वारा। ठीक है साथियों, तो इस स्लाइड में हम लोगों ने जो है वो एक बार हम लोग जो है इस स्लाइड को क्विक क्विक रिवीजन करेंगे। हम लोग जो है वो पढ़ने के साथ साथ में रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ हमको रिवीजन पे भी ध्यान देना है। सबसे पहले क्या हुआ था 1875 में? इंडियन मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। ये स्थित कहाँ पर है? दिल्ली में है। 1906 में क्या हुआ था? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून उत्तराखंड में हुई थी। 1901 में क्या हुआ था? फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, यानी कि प्रथम सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी। 1903 में क्या हुआ था? मॉडल विलेज या मॉडल गांव, रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, यानी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना। कौन, ये स्कीम कौन लाए थे? डेनियल हैमिल्टन नाम के व्यक्ति लाए थे। 1900, ये तो यहीं तक पढ़ लिया था हम लोगों ने, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो साथियों, अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके पास में थोड़ा सा समय है, 5 मिनट का समय है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसको आप लोग फटाफट से क्विक रिवीजन मारिए, और जो भी आपको जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा हो, आपको यहीं पर रिवीजन करना है। ठीक है, आपके पास में थोड़ा सा टाइम है, 5 मिनट का। आप लोग जल्दी से जल्दी रिवीजन करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। 1903 के बाद में हम लोग देखेंगे कि आगे कौन कौन सी घटनाएं हुई।
वर्ष 1905 में क्या हुआ? इस्टेब्लिश्ड इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कि कहते हैं IARI। क्या कहते हैं? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। संस्थान स्टार्ट अपन ने इसी से किए थे, आपको याद होगा। जो लोग बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि हम लोग स्टार्टिंग इसी से किए थे, IARI और ICR से ही। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आप सभी लोग बताएंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ हुई थी? पूसा बिहार में। लेकिन वो भी हम लोग पढ़े थे कि स्थापना कहाँ हुई थी? पूसा बिहार में 1905 में। लेकिन आपको पता था कि पता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 1936 में क्या हुआ? इस IARI को वहां से हटा करके ट्रांसफर करके कहाँ पर ले आए थे? पूसा न्यू दिल्ली में है। तो अगर आपसे पूछे कि IARI की स्थापना कहाँ हुई थी, तो क्या लगाना है हमको? पूसा बिहार में। लेकिन अगर पूछे कि IARI जो है वो कहाँ स्थित है, इस लोकेटेड एट, तो क्या लगाना है? पूसा न्यू दिल्ली। क्या लगाना है? पूसा न्यू दिल्ली। अगला है 1920। 1920 इसमें दो चीजें हुई थी। गुड़गांव प्रोजेक्ट बाय FL ब्राइने। FL ब्राइने, देखिए FL ब्राइने जो थे वो गुड़गांव, गुड़गांव जो है हरियाणा में एक जगह है, हरियाणा में एक जगह है गुड़गांव, ठीक है। ये जो FL ब्राइने थे वो वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर थे। इन्होंने देखा कि गुड़गांव की जो हालत है थोड़ी सी खराब है, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है, ठीक है। जो सामाजिक विकास होना चाहिए एक किसी भी जगह का, वो नहीं हो रहा है। तो FL ब्राइने ने जो है वो अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली कि गुड़गांव जो हरियाणा में एक जगह है उसकी मैं सामाजिक विकास करूं, लोगों का स्टैंडर्ड में वृद्धि हो, लोगों की जो है वो आय बढ़े, बच्चों की शिक्षा बढ़े, लिटरेसी रेट बढ़े, वुमेन की भागीदारी बढ़े, वुमेन जागरूक हो, ठीक है, कोई किसी प्रकार के अपराध ना हो। तो उस प्रकार की जो प्रोजेक्ट था, गुड़गांव प्रोजेक्ट जो है वो किसने चलाया था? FL ब्राइने नामक व्यक्ति ने चलाया था, जो कि उस समय के वहां पर के असिस्टेंट कमिश्नर थे। दूसरी 1920 में ही क्या हुआ था? सेवाग्राम प्रोजेक्ट। सेवाग्राम प्रोजेक्ट बाय महात्मा गांधी। सेवाग्राम योजना किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? सेवाग्राम योजना बाय महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये तो एज इट इज हमको याद करना है, सेवाग्राम प्रोजेक्ट। ये देखिए, सेवाग्राम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो महात्मा गांधी के द्वारा जो दिए भी जितने भी दिए गए उपदेश हैं, उनके प्रिंसिपल है, उनके जो सिद्धांत थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थे, उनके आइडियाज थे, उनको जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य ये सेवाग्राम प्रोजेक्ट के जरिए किया गया था। ताकि जो भी लोग अपने राह से भटक गए हैं, जो जो हिंसा करते हैं, जो दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, उनके जीवन में भी खुशहाली या फिर उनको अच्छे रास्ते पर लाया जा सके, इसके लिए महात्मा गांधी द्वारा सेवाग्राम प्रोजेक्ट चलाया गया था, ठीक है। ये कब चलाया गया था? 1920 में। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो देश है 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारे देश को एक करने की जरूरत भी पड़ रही थी, क्योंकि हमारा देश जो है वो कई मुद्दों पर बटा हुआ था। उसको एक करने के लिए महात्मा गांधी ने एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था सेवाग्राम, ठीक है। चलिए, अगला है 1921। वर्ष 1921 में दो चीजें हुई थी। श्री निकेतन प्रोजेक्ट बाय R N टैगोर। श्री निकेतन प्रोजेक्ट बाय R N टैगोर। तो देखिए, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग जगह पर कई सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो इंसानी सभ्यता में जो व्यक्ति ने जन्म ले लिया है उसको एक अच्छे रास्ते पर लेके जाना, उसको एक सही राह दिखाना। क्योंकि अगर जब तक हम नहीं सुधरेंगे, तब तक बाकी लोग के जीवन में हम कैसे सुधारेंगे? तो सबसे पहले बाकी लोगों को ज्ञान देने से पहले, बाकी लोगों को सुधारने से पहले हमको अपने अंदर सुधारना पड़ेगा, सुधार लाना पड़ेगा। इसके लिए कई व्यक्तियों ने अलग अलग जगह पर, जैसे कि ब्रायने जी ने गुड़गांव में, महात्मा गांधी ने सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो कि गुजरात में चलाया था, श्री निकेतन प्रोजेक्ट बाय R N टैगोर, ये जो प्रोजेक्ट था वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में चल रहा था। पश्चिम बंगाल में चल रहा था। पश्चिम बंगाल में चल रहा था किसके द्वारा? R N टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ये RN मतलब होता है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। कौन सा प्रोजेक्ट था? श्री निकेतन प्रोजेक्ट। अगला था इंडियन सेंट्रल कॉटन कमिटी। इंडियन सेंट्रल कॉटन कमिटी, इसको हिंदी में कहते हैं
भारतीय भारतीय केंद्रीय भारतीय केंद्रीय कपास समिति। हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय केंद्रीय कपास समिति का गठन कब हुआ था? वर्ष 1921 में। कब हुआ था? वर्ष 1921 में इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी का स्थापना या गठन हुआ था। ठीक है। देखिए, आपको पता है कि जो हमारा कपास है उससे हमको रेशा मिलता है, उसी के रेशे से बने हुए कपड़े हम लोग पहनते हैं। तो उसी के उत्पादन में, उसी के एरिया में, उसी की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी। ठीक है। तो हम लोगों ने जो है वो अभी तक 3 पढ़ लिए हैं। 1905 में क्या हुआ था? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना हुई थी। वर्ष 1920 में क्या हुआ था? 2 प्रोजेक्ट चलाए गए थे, गुड़गांव प्रोजेक्ट बाय F.L. ब्रायने और सेवाग्राम प्रोजेक्ट बाय महात्मा गांधी। 1921 में क्या हुआ? 2 चीजें हुई थी। श्री निकेतन प्रोजेक्ट चलाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। ये गुड़गांव कहाँ चला था? हरियाणा में। सेवाग्राम गुजरात में। श्री निकेतन वेस्ट बंगाल में। और 1921 में ही एक दूसरी चीज हुई थी, इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी का आयोग का गठन हुआ था। भारतीय केंद्रीय कपास समिति का यह आयोग का गठन हुआ था। कब? वर्ष 1921 में। चलिए साथियों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होगी और जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है वो आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग डेली क्लासेस देख रहे हैं। इसके आगे का जितना भी है हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। इसके आगे का जितना भी है हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर सही मायनों में अब शुरू हो रहा है। ठीक है। अभी तक तो हम लोग जितनी भी चीजें थे वो याद करने वाली चीजें थे, वो तो एज इट इज याद ही करना है। ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कौन सा संस्था कहाँ पर है, लेकिन ये चीजें जो है वो कुछ समझने वाली चीजें हैं। आगे का एग्रीकल्चर बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो। मैं आपको एग्रीकल्चर में हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट बताऊंगा। आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज नहीं छूट पाएगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ में, हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ा रहना पड़ेगा। हमारे इस YouTube चैनल का नाम है सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नाम की कोचिंग भी है जो कि भोपाल में है। हम लोग जो है वो विभिन्न प्रकार की कृषि प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी करवाते हैं। चाहे वो पीएटी हो, चाहे वो आईसीआर हो, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो किसी भी राज्य की परीक्षा हो, या फिर केंद्र से संबंधित कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसकी हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप में से कोई सोच रहा है, अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहता है, तो हमसे संपर्क करिए। हम लोग जो है वो आपका हर एक डाउट क्लियर करेंगे। नीचे देखिए, ये संस्था का जानकारी दे रखी है, मोबाइल नंबर दिए रखा है, व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। आप व्हाट्सएप के जरिए या फिर कॉन्टैक्ट जरिए, या फिर आप लोग यहाँ पर अगर भोपाल के आसपास का कोई विद्यार्थी है तो यहाँ पर आके हमारे संस्था में आकर भी मिल सकता है। और अगर आपको कोई डाउट है इससे संबंधित, कंटेंट से संबंधित, या फिर आपके मन में कोई सा भी कोई डाउट होगा, तो आप लोग यूट्यूब में, इस यूट्यूब की क्लास के नीचे एक कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग जो है उस कमेंट का जवाब देंगे। आपके हर हर सवाल का जवाब, आपकी हर मुसीबत को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आपसे विदा लेने का समय आ गया है। मिलेंगे हम अगली किसी वीडियो में, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।